गरीदा फारूकी साहिबा के साथ काम किया। जितने लोग हैं जो उनके साथ काम करके जाते हैं वो बदतमीज़ हैं, बदलिहाज हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है? मेरी यही राय थी कि वो वाकई उनको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आज 9 साल के बाद मेरी ये राय है कि शी वाज राइट। मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, मेरे ज़ाती काम में कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, पर शो में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उमर आदिल की गिरफ्तारी, आप बच गए, ये क्या सिलसिला, ज़रा समझाएं। वो एक पॉडकास्ट कर रहे थे गंदे अंडे के नाम, ओपन थे, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। उसी के दौरान से कुछ ऐसी बातें हो गई, आपको पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया क्या है। चाहत को पसंद करने वाले भी चाहत की तरह के हैं। मैं नहीं कहना चाहता ये लोग जो उसको समझते हैं हम हिट हो गए हैं, वो देखो सी वायरल हो गए हैं, तुहानू बाहर देखो जुतियां वजनगियां। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखे जाने वाले रजब भट्ट मजहबी जमातें हैं, वो उनके खिलाफ हैं। क्या कहेंगे आप इस पूरे इशू पे? मीने जब अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। लोगों को ये पसंद आता है कि कोई कितना जलील हो रहा है टीवी के ऊपर। इज्जत के लिए काम करता हूँ, आप मुझे इज्जत दें, मैं चुकी में भी बैठ जाऊंगा। आप मुझे इज्जत दें, मैं मुफ्त काम करूंगा आपके लिए। लाहौर न्यूज़ से सिटी 42 फिर समा, ये पैसे बढ़ाने के लिए ये आपने मूवमेंट किया सारी? ये ईमानदारी से कमाया, मैं किसी का काना नहीं हूँ, इसके अंदर किसी और का पैसा नहीं है। और व्हेन यू कम इन माय वे आई विल रन यू डाउन। मेरे रास्ते में नहीं आना। लड़ पड़े तो लड़ पड़े, अब वो खुद भी वहां पर नहीं है। साहब जो उनसे थे, इनको मौका मिला, अल्लाह ताला ने इनको इज्जत दी, वो ओहदा दिया, इख्तियार दिया, इन्होंने उस इख्तियार का इस्तेमाल फिरौनियत की तस्कीन के लिए शुरू कर दिया। मैं जब वहां परेशानी में था ना, मैंने 2 लोगों को फोन किया था, मियां आमिर महमूद साहब और मोहसिन नकवी साहब, मुस्लिम लीग नून की। आप उनकी हुकूमत, उनकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं? पिछले वाले के कंपैरिजन में तो मुतमईन ही है। शहबाज नवाज, मरियम नवाज, इनकी हुकूमत में ये होता है कि जब तकलीफ की शिकायत की जाए तो कम से कम कान धरते हैं। बुजदार साहब की हुकूमत में तो क्या तू लगा रहा पुत्र, साढ़ा तो शो बंद कराने चला गया सी। वो शो बंद कराने के पीछे चल पड़े थे कि शो बंद करो। नहीं, आप इस मरीन नवाज के जो इक़दाम है उसको यार ये तो बुजदार ने भी किया था, तो मैं उसके हक में था। मराद पंजाब गवर्नमेंट से लिए कोई? अगर मैं मराद लेता पंजाब गवर्नमेंट से तो मैं पंजाब गवर्नमेंट को कभी इतना रोलता। अमीर बलाच, उनका जो कत्ल है और उनको इंसाफ दिलाने के लिए क्या कोशिश आपने की है? आप इंसाफ दिलाने का ये बात ये कानून ने करना है, और अब तक मैं ये इस बात पर राजी हूँ कि कानून सही रास्ता ले रहा है। बुजदार नहीं सांभे जा रहा सी, मतलब वो तो करप्शन ऐसे थी कि काम करवाना था, वहां जाके गए तो जो साहब बैठे तो उन्होंने कहा देखो भाई 2 करोड़ तो 1 रुपया घट नहीं लाऊंगा। इस कदर करप्शन थी। आखिरी दौर में इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मेरे जितने भी शोज हैं सारे उठा के देख रहे हैं, हर पब्लिक के हर आम आदमी ने बदुआएं दी हैं। सियासतदान है वो भी भैड़ी बेचते हैं, उन्हें सानू ऐ नहीं दसिया कि मैंने ये किया ना। 2026 में फिर पसंद आ रही है, सेब पसंद। बादशाह सलामत को ये पसंद है, वो मूड में है कि इसको ठीक करो। बादशाह सलामत का मूड चेंज हो गया तो पसंद चेंज हो जाएगी। कौम को डिसाइड करने दो कौन गलत, तो कौन डिसाइड करता है? ये जो डिसाइड करते हैं ना, वो आपको भी पता है, मुझे ही पता है। आप चाहते हैं कि मैं नाम लेके आपको भी अंदर करवाऊं और खुद भी अंदर हो जाऊं। आप नहीं चाहते, मुझे लगता है, पॉडकास्ट करना। सबको पता होता है भाईजान, मेरी बात सुने, ये जो छुन्ने काके मुन्ने बन जाते हैं ना, क्यों कर रहे हैं पब्लिक प्रॉपर्टी पे बिजनेस? ये मुल्क की जगह है, ये लोगों की जगह है जिसपे उनका चलने का हक है। तुम उस पर बिजनेस क्यों कर रहे हो? खरीदो, कहीं और जाओ, कुछ और काम करो। तो ये सारे ने एक जगह पे बढ़ना है। तुमने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है तो पूछ ही नहीं रहा है लीगल है इलीगल है। जस्टिस बन जाते हैं। वजह क्या? लोगों को जज करने दें, लोगों को डिसाइड करने दें। और दूसरी सबसे अहम बात, सजा और जजा के लिए कानून है, मुल्क है, उसी को करने दें। खुद ना करना शुरू कर दिया करें, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पॉडकास्ट अली रज़ा आज का हमारा शो है और हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा काम जो ये साहब कर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, इनसे बात करेंगे। बड़े नाडर हैं, बेबाक हैं और इनका काम। आज जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी कैसी है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब सलीम भट्ट। सर वेलकम। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। आपका बहुत शुक्रिया सर, कि आपने बुलाया, हमें इज़्ज़त दी और अपने सामने बिठा के आप हमसे बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप काबिल इज़्ज़त हैं। पहली तो बात ये है, क़िबला भट्ट और जर्नलिज़म, सर ये कैसे हुआ सर? ज़रा नहीं, कश्मीरियों में बड़े सोचने समझने वाले लोग हैं। अब हमारे जो
जद्दे अमजद हैं उनमें बहुत बड़े बड़े लोग थे, जैसे इलामा इकबाल भी कश्मीरी थे। ऐसा ही है। तो सोचने समझने वाले लोग कश्मीरी होते हैं। कश्मीरी जो है ना, वो आपने लाहौर शहर में अब ये बन गया हुआ है कि कश्मीरी सिर्फ खांदे ही ने या बट सिर्फ खांदे ही ने। कश्मीरी बड़े खूबसूरत लोग होते हैं, बड़े सोचने समझने वाले लोग होते हैं, हसास लोग होते हैं। वो उनके दिल में स्पेशली जो वतन की मिट्टी से मोहब्बत है ना, वो अगर आपने किसी से सीखनी है तो वो फ़लस्तीनियों के बाद कश्मीरियों से सीखें। जिंदाबाद। तो यानी आप बट भी हैं और अब तो जाने पहचाने जर्नलिस्ट भी हैं। ज़ुहैब भाई, जर्नलिज्म का आगाज़ कब और कैसे किया? भाई जर्नलिज्म मैं करना नहीं चाहता था। मैं शुरू से फ़ौजी बनना चाहता था। हर पाकिस्तानी बच्चे की तरह मेरी एज ग्रुप के जितने भी मोस्टली लोग थे वो फ़ौजी बनना चाहते थे। अभी भी आप स्कूल किसी में जाएं, सरकारी स्कूलों से पढ़े ना, तो हमारा हीरो हमारी नज़र में सिर्फ एक फ़ौजी होता है। फिर हम वहाँ पर निशान हैदर की कहानियाँ सुनते थे, वो अपने हीरोज़ के बारे में सुनते थे, मेजर अजीज़ भट्टी के बारे में सुनते थे। तो बस दिल में यही था कि हमने भी मुल्क के लिए नाम करना, तो फ़ौजी बनना चाहते थे। लेकिन वो फिर जब फ़ौज के अंदर जाने लगे तो मेरी वालदा ने उनको, मैं बड़ा लाडला हूँ अपने पेरेंट्स का। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, और मेरे बहन भाई भी हैं माशाल्लाह, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई तू नहीं जाना। तो फिर जब मैं नहीं गया तो फिर मैंने सोचा कि अब कोई काम शाम करना चाहिए। मेरे वालिद साहब सहाफ़ी थे और उन्होंने जर्नलिज़म की 30-35 साल जर्नलिज़म की। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक नौकरी है, नौकरी करके देख लो। अच्छा। तो फिर नौकरी एक अखबार में शुरू की, बल्कि अखबार से पहले पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल था, वो ख़बरें एडिट किया करते थे हम, उर्दू की ट्रांसलेट किया करते थे बैक इन 2006। राइट। तो मेरी अंग्रेज़ी थोड़ी सी अल्लाह की मेहरबानी से ठीक थी। गवर्नमेंट कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर में मैं ग्रेजुएशन करके निकला था और लॉ कर रहा था पहला साल उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी से, कायम लॉ कॉलेज से 1 साल ही सिर्फ किया था। फिर वो फ़ौज के बाद फिर जब नौकरी की तरफ आए तो अखबार में शुरू किया। डेली द पोस्ट था, उसमें एडिटर इंटर्नी भर्ती हुए थे। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से, माँ की दुआओं से तकरीबन साल के अंदर हम सब एडिटर तक चले गए थे। फिर जब छोड़ा था वो 3.5 साल बाद, तो इंचार्ज मैगज़ीन छोड़ा था जिंदाबाद। एडिटर के तौर पे। तो उसके बाद फिर जियो में इंटर्नशिप की, तब नया नया आया था जियो, शुरू हुआ था। तो 2007 के 8 के अंदर मैंने जियो के अंदर इंटर्नशिप की थी, एज अ रिसर्चर काम किया था। पेड इंटर्नशिप थी, आउटसोर्स था रिसर्चर के तौर पे। फिर जियो से मैं गया एक्सप्रेस 24/7, वहाँ पे इंग्लिश रिपोर्टिंग, इंग्लिश न्यूज़पेपर से था, इंग्लिश अच्छी थी। तो अभी तो जब टीवी पे लोग मुझे देखते हैं उनको लगता है शायद पढ़े लिखे नहीं गा, लेकिन मैं इंग्लिश यानी कि न्यूज़पेपर, आपका तो आगाज़ इंग्लिश जर्नलिज्म से, हाँ जैसे मेरा आप कह रहे हैं। आगाज़ इंग्लिश जर्नलिज्म से है। तो इंग्लिश जर्नलिज्म की है मैंने सारा अरसा, और यही वजह है कि थोड़ा बहुत अपने काम में मैं एथिकल हूँ, मुझे ऐसा लगता है। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अ बिट एथिकल दैन अदर्स इन जर्नलिज्म। ज़ुहैब भाई, जर्नलिज्म का आगाज़ हो गया, हाँ फिर वालिद साहब का इंतकाल हो गया। जी। तो ये एक ऐसा सूरज है जिसकी रोशनी, जिसकी धूप, जिसकी जो तपिश है वो बड़ी ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो आपके वालिद साहब के इंतकाल के बाद ज़िंदगी में कोई ख़ास तब्दीली आई या चलता रहा? जो जर्नलिज्म कैरियर भी, और घर में तो यकीनन आप लाडले हैं जैसा आपने बताया। भाईजान, वालिद साहब मेरे बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन उस्ताद और बेहतरीन मारने वाला नहीं होता, जी। पनिशर, वो भी थे। बहुत मेरी रोज़ तकरीबन ठुकाई होती थी बेल्ट के साथ। तो वालिद साहब के बाद ज़िंदगी वो नहीं रही जो थी। वो कहते हैं ना, अब्बा अब्बा कहंदे सी ते सुख बड़ा लैंदे सी। वाह वाह। ते अब्बा अब्बा गुआने आ लग पते जाने। लग पते जानते हैं। तो वो फिर एक सिचुएशन बड़ी सख्त किस्म की आई। कंधों पे ऐसे लगा कि जैसे छत जिनसी है वो आपकी उड़ गई और अब आपने छत बनना है। अब जो कुछ गिरेगा वो मेरे ऊपर गिरेगा, मेरी फैमिली पे आने सारा से बोझ पहले। आपके कंधों पे अब। यानी कि फैमिली के जो पहला शील्ड है उनकी, वो मैं ही हूँ। और वो मेरे जो मुझे अपने पे जो फैमिली पे आएगा वो मुझे खुद बर्दाश्त करना, जो इससे पहले मेरे वालिद साहब बर्दाश्त कर रहे थे। बाप एक ऐसी हस्ती है दुनिया में, हम हमेशा जिक्र करते हैं माँ, बेशक माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बेशक माँ बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन बाप जो उनसे है ना, उसकी कदर तब होती है जब बाप रहता नहीं है। उससे पहले शायद बाप को यही कहते हैं बाबा बैठा है, बाबा की कर रहे हैं, बाबा बाबा मारेगा। लेकिन बाप के जाने के बाद पता चलता है कि बाबा सी तो सारा कुछ सी। आपका प्यार अब्बा से ज़्यादा था, वालिदा से ज़्यादा था?
जैसा आप बताया आपने, आप लाडले हैं, तो फिर लाडले दोनों के थे? पापा के जाने से पहले तक तो ये लगता था कि मैं अम्मी से ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन जब वो चले गए ना तो मुझे एहसास हुआ कि मतलब ये तो आधा तो कट गया हूँ मैं। तो अब उसके बाद मैं अपनी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गया और अपनी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत मुझे ज़्यादा हो गई, क्योंकि मुझे पता चला कि मैं अपना आधा हिस्सा तो खो चुका हूँ, मेरी शख्सियत का आधा हिस्सा मुझसे कट गया है। तो फिर मैं अपने वालिद साहब के जाने के बाद अपनी वालदा से और ज़्यादा मोहब्बत करने लग पड़ा और अटैच हो गया। ऐसे ही है। ज़ुहैब भाई, आपने कैरियर में एक्सप्रेस में भी काम किया इस तरह, फिर आप जिस तरह बता रहे हैं, तो एक्सप्रेस के बाद फिर आप किन चैनल्स में गए और ये स्क्रीन पर आने का ख्याल कब और कैसे आया? मतलब आप तो शायद ऑफ स्क्रीन काम करने वाले थे। जी, मैंने तकरीबन 12 साल ऑफ स्क्रीन काम किया और मैं डायरेक्टर प्रोग्रामिंग, आखिरी जो मेरी ऑफ स्क्रीन जॉब थी, मैं डायरेक्टर प्रोग्रामिंग था लाहौर न्यूज़ में, और लाहौर न्यूज़ का सारा स्टार्टअप मैंने अपने हाथों से किया है। ये 2017 जी की बात? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मेहरबानी से 2017 में 16 में स्टार्ट हो गया था, मैं हायर्ड हो चुके हुए थे, तो प्रोग्रामिंग हेड था मैं, तो वो सारी प्रोग्रामिंग मैं ही देखता था। तो एक्सप्रेस के बाद 24/7 के बाद मैं कामरान शाहिद साहब के साथ गया बहैसियत प्रोड्यूसर और डॉक्यूमेंट्री मेकर। फिर मैं कामरान शाहिद साहब मेरे उस्ताद भी हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, तो बड़े अच्छे इंसान हैं। उनको तब मुझे वो पसंद नहीं करते थे ज़्यादा ना, उनको लगता था कि ये नैला है, क्योंकि कामरान शाहिद साहब इज़ वेरी डिमांडिंग, नॉट डिमांडिंग। अब मैं एंकर बन गया हूँ तो मुझे भी लगता है कि बंदा डिमांडिंग होता है। तो कामरान शाहिद साहब इज़ अ परफेक्शनिस्ट, उनको होता था कि परफेक्शन होनी चाहिए, सेम एज लाइक गरीदा फारूकी। अब वो भी ये दोनों लोग बड़े मिसअंडरस्टूड हैं इसमें प्रोड्यूसर फर्टिनिटी में, क्योंकि मुझे अब आके ऐसा लगता है, पहले शायद मैं भी दूसरे प्रोड्यूसर्स की तरह ये सोचता था यार बड़े सख्त हैं, बड़ी सख्ती करते हैं, बड़ा यानी कि जुल्म करते हैं प्रोड्यूसर के ऊपर। लेकिन वो जब मैं उनकी जगह पे आया, उनकी जगह पे काम किया, तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई यार वो ठीक करते थे, और ये उनकी जो उस वक्त की पेन थी जो वो ले रहे होते थे, वो शायद हमें नज़र नहीं आ रही होती थी बहैसियत प्रोड्यूसर। लेकिन जो एंकर का फेस चल रहा होता है, एंकर सामने होता है, तो प्रोड्यूसर्स की ज़रा सी गलती, ज़रा सी चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है चीज़ों को। तो फिर इसलिए वो पेन, एगनी नेचुरल है। तो अब मुझे लगता है कि बेहतर थे। सर, आपने गरीदा फ़ारूकी साहिबा के साथ काम किया। जी किया। जितने लोग हैं जो उनके साथ काम करके जाते हैं नाज़रीन, वो उनसे खफा होते हैं, और ऐसा मशहूर है, मतलब बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है कि वो बदतमीज़ हैं, बदलिहाज हैं। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? आज से तकरीबन 8 साल पहले तक मेरी यही राय थी कि वो वाकई उनको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आज 9 साल के बाद मेरी ये राय है कि शी वॉज राइट। whatever she is doing, she is right. She is not बदतमीज़, she is doing her work, और वो अपना काम बेहतरीन डिवोशन के साथ करती हैं। शी नोज़ व्हाट शी इज़ डूइंग, और वो इतनी बेहतरीन जर्नलिस्ट और एंकर हैं कि वो अपने उसके अंदर, जब वो देखें, मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, मेरे ज़ाती काम में कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, पर शो में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो एंकर अपने शो पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वो दुनिया को सख्त भी लगता है, बदतमीज़ भी लगता है, लेकिन वो अपने शो पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। हमारा काम ही शो है। अगर शो पे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं, शो के ऊपर ही चीज़ें डिले कर जाएं, शो के ऊपर ही हम ये कर दें, चल ठीक है यार तू है गलती करती छड़ दे, तो फिर भाईजान हमें फ़ायदा कोई नहीं है ना, इस काम को छोड़ देना चाहिए फिर। तो मेरे ख्याल में गरीदा फ़ारूकी साहबा बेहतरीन एंकर हैं। अब तो मेरा उनके साथ एक ज़्यादा ही रिश्ता अच्छा हो गया हुआ है, क्योंकि मेरी बड़ी बहनों की तरह है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। तो मैं उनके लिए, मेरे दिल में जगह बहुत ज़्यादा है। तो मैं यही समझता हूँ कि वो बदतमीज़ नहीं है, वो एक अच्छी एंकर हैं, बेहतरीन एंकर हैं, और जब आपके काम पे बात आ जाए तो फिर उसके लिए आपको कुछ भी करना चाहिए, एनीथिंग फॉर द शो। सर, उमर आदिल का किस्सा क्या है? हाँ, उमर आदिल की गिरफ्तारी, आप बच गए, ये क्या सिलसिला, ज़रा समझाएं ज़रा नाजरीन को। हाँ, ये समझना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। उमर आदिल साहब, डॉक्टर उमर आदिल, वो भी काबिल एहतराम है मेरे लिए। अच्छा देखें, मैं लोगों का एहतराम करता हूँ, सबसे बेसिक चीज़ ये होती है कि आपको लोगों का एहतराम करना चाहिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू का एहतराम करना चाहिए, उस पर इख्तलाफ हो सकता है। डॉक्टर उमर आदिल वो एक पॉडकास्ट कर रहे थे गंदे अंडे के नाम से जी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा वोकल थे, बोल्ड थे, ओपन थे, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। उसी के दौरान हमने उनको कहा कि हमारे पास भी आए, मतलब अगर चल रहा है तो अब हमें भी पॉडकास्ट में मौका दें। वो पॉडकास्ट में आए, पॉडकास्ट में आके उनसे कुछ ऐसी बातें हो गई
जो हमने भी, क्योंकि उस वक्त हम भी यूट्यूब को सीख रहे थे, जान रहे थे कि क्या चीज़ है, उसके अंदर हमने वो चला दिया। अच्छा, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि वो कहते हैं कि पर्चा हुआ, उसमें पर्चा नहीं हुआ था मेरे पे, हाँ पर्चा हुआ था उनके ऊपर, जिसमें जो गरीदा बीबी की तरफ से हुआ था। बिल्कुल। उसमें ये था कि मेरे शो का नाम था, मेरे शो का नाम ही दिल की बात ज़ोहेब भट्ट के साथ है, और लोगों ने कहा कि जी मेरा नाम है। अब ये भी यहाँ पर भी मिस रिपोर्ट है, ये मिस रिपोर्टिंग है ये, और वो पर्चा भी उन्होंने वापस ले लिया था क्योंकि डॉक्टर साहब ऑल्सो सेड सॉरी टू हर, तो बात क्लियर हो गई थी। लेकिन आई वॉज इन द इंटेरोगेशन, आई वेंट फॉर द इंटेरोगेशन एंड आई कोऑपरेटेड, और मैं गया इंटेरोगेशन के लिए, मैंने कोऑपरेट किया और मैंने बताया कि जो हुआ। देखें, गलतियां इंसानों से होती हैं, और सिर्फ किसी का कत्ल तो नहीं कर दिया ना, कुछ बोला है, उस पर माफ़ी मांग ली है, और मेरा कसूर ये था कि मेरे शो पे बोला गया है और मैंने उसको ऑनर किया और मैंने उसको हटाया। वो पूरा का पूरा पॉडकास्ट आज तक नहीं लगाया, जिसको लोग ढूंढते रहते हैं, हमने वो पूरा नहीं लगाया। वो प्राइवेट होगा, अनलिस्ट कर नहीं भाईजान, हमने वो हटा ही दिया, प्राइवेट अनलिस्ट कर दिया नहीं, हटा ही दिया। हटाने के बाद हमने वो जो उनका पूरा था वो ऑनर ही नहीं किया, सिर्फ चंक किया था, एक चंक। तो अब यहाँ से सोचे कि वो कहाँ तक गया था और वो हमें कितने पैसे दे सकता था, पर हमने पैसे को छोड़ के इज्जत को ज़्यादा मुकद्दम जाना। किबला, लाहौर न्यूज़ से आपने ऑन स्क्रीन आप आए, आपने सोशल मीडिया पे आप छा गए। आपकी सोशल मीडिया पर मकबूलियत का राज क्या है? क्या ऐसा करते हैं या क्या सोच के आए थे? सोशल मीडिया, वैसे आपको एक बात बताऊँ, मैं आज तक समझ नहीं सका। कोई ये कहता है ना कि उसको सोशल मीडिया की समझ आ गई है, बेवकूफ़ है, कोई समझ नहीं आई आपको पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया क्या है। देखें, मैं एक जर्नलिज्म पढ़ा हुआ इंसान हूँ, मैंने मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है, मैं करके आया हूँ, और मैं करने के बाद यहाँ बैठ के कोई चीज़ बोल के जाता हूँ, नहीं बिकेगी। एक बंदा है, वो रेडी पे बैठता है, वो ऐसे करके दूर से फेंकता है, जी बिल्कुल, और वो हिट है। एक बंदा है जो जिसको सुरों की समझ नहीं है, लेकिन वो सुरों के लिए मिलियन में व्यूज़ लेता है। तो आप सोशल मीडिया को समझ नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि आप समझ गए हैं, इसके एल्गोरिथम को समझ गए हैं, तो आप नहीं समझ सकते। ये अल्लाह की मेहरबानी होती है कि आप आपके लाइक माइंडेड लोग ज़्यादा हो जाएं, बस लाइक माइंडेड लोग आप, यानी कि समझ रहे ना कि चाहत को पसंद करने वाले भी चाहत की तरह के हैं, तो इसीलिए मैं नहीं कहना चाहता ये, लेकिन वो ऐसे ही उरूज मिल रहा है। तो वो चाहत को, या जो फैमिली व्लॉगर को पसंद करते हैं, वो ऐसे ही चीज़ों को पसंद करते हैं। देखें, हमारी लाहौर में या इंग्लिश की कहावत है, यू आर व्हाट यू ईट, यस, यू बिकेम व्हाट यू सी। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ कि आप जो हैं, आप जो खाते हैं, आप वो हैं, बिल्कुल ठीक, और आप जो देखते हैं, आप वो बन जाते हैं। तो ये ही असल में साइंस है। तो ये दूसरा लाइन है ना कि यू आर व्हाट यू सी, ये मैंने खुद ऐड की है। यू बिकेम व्हाट यू सी, ये मैंने ऐड किया, असल में है यू आर व्हाट यू ईट, बिल्कुल ठीक, बट यू बिकेम व्हाट यू सी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम क्या देख रहे हैं और क्या हम ये बनना चाहते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम स्पेशली हमारी सोसाइटी का, हम जो देखते हैं ना, जिसको लाजमी नहीं है कि हम मोहब्बत से देख रहे हों, ये हमारा स्टाइल है। मतलब लाजमी नहीं है कि अगर मैं आपका पॉडकास्ट देख रहा हूँ या मुझे जो लोग देख रहे हैं वो मोहब्बत से ही देख रहे हों। बिल्कुल ठीक, वो नफरत में भी देख रहे होते हैं कि आपने मुझे कितना जलील किया है, मैं क्या जवाब, कहाँ पर मुझे लाजवाब किया, वो कुछ इसलिए भी देख रहे होते हैं। आप अगर इसका थंबनेल लिखेंगे ना कि ज़ोहेब भट्ट लाजवाब हो गया, ज़ोहेब भट्ट को हमने कटहरे में खड़ा कर दिया, तो बिकेगा और यही सिलसिला चलेगा। अब यही कहेंगे ना, ज़ोहेब भट्ट की ज़िंदगी की दास्तान, उसकी स्ट्रगल, वो अपने माँ बाप से कितना प्यार करता है, वो अपने बहन भाइयों से कितना प्यार करता है, नहीं बिकेगा। मेरी सक्सेस का स्टोरी क्या, नहीं बिकेगी। तो आपने बताना है कि ज़ोहेब भट्ट को कटहरे में खड़ा कर दिया, बिक जाएगा। तो इसलिए हमारी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा नफरत में देखती है। पोलराइज्ड सोसाइटी हो चुके हैं हम। फिर ये जो लोग जो समझते हैं हम हिट हो गए हैं, ओ देखो सी वायरल हो गए हैं, तुहानू बाहर देखो जुतियां वजन गई, वाजिब रही है। सर, फैमिली व्लॉगिंग का आपने जिक्र किया। हाँ जी, बहुत सारे फैमिली व्लॉगर्स। हाँ जी। अब एक मामला चल रहा है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा देखे जाने वाले रजब भट्ट जी, ऐसे ही है, पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जी, ऐसे ही है। और जो मसाइल हैं और जिस तरह मजहबी जमातें हैं, हाँ जी, वो उनके खिलाफ हैं। सर, आपकी क्या इस पे टेक है, क्या कहेंगे आप इस पूरे इशू पे? यार, उसमें पंजाबी की मिसाल है, थोड़ी चबोता। ये छोटा गिलास है ना, ये छोटा गिलास है, इसमें जब पानी भर देंगे ना आप, तो ये स्पेल कर जाएगा। एक शेर सुनाता हूँ आपको, मैंने सुना मुशाहिदुल्ला खान साहब से। वो शेर ना आज के इस वक्त में और स्पेशली इन यूट्यूबर्स के ऊपर बड़ा सूट करता है। वो शेर है, क्योंकि अभी वो पीछे एक पकड़ा भी गया ना, वो जो चेनो वाला था भाई,
काशिफ, वो काशिफ भाई वो पकड़े भाई। गए हैं। तो वो शेर था कि कमीने जब अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं, कमीने जब अरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं, कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे कि चंद फूकों में फूल जाते हैं। तो उनको लगता है कि बस भाई अब हम किंग हो गए हैं, 25-30 बंदे ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਖਤਮ, अब मैंने जो कहा वही होगा। ऐसे नहीं होता। और आज उन्होंने कैमरे फड़े ने, कल उन्होंने वट्टे फड़े होने ने। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो समझने वाली बात है, इसको समझें, अपनी 10 चादर देख के पाँव फैलाएं। आप जिस तरह अब जो हमारे वो दूसरे जो हैं बाहर मुल्क से बाहर चले गए, मैं नाम भी नहीं लेता ना इनका, वो मुझे लगता है कि वो हमारे अपनी तजलील होती है कि हम इनके बारे में डिस्कस करें। लेकिन अगर ये जो साहब बाहर चले गए हैं, ये थोड़े से बेचारे समझ बूझ रखते, थोड़े से इनके दोस्त पढ़े लिखे होते, थोड़ा सा इनको कोई समझाने वाला होता तो शायद ये आज मुख्तलिफ होते। लेकिन अगर ये समझ बूझ वाले होते तो ये फेमस ना होते। बिल्कुल ठीक है, आप समझ रहे हैं। इन्होंने वो किया जो ये नेचुरल करते थे, वो लोगों को पसंद आ गया। पोलराइज सोसाइटी थी और लोगों को ये पसंद आता है कि कोई कितना जलील हो रहा है टीवी के ऊपर। बिल्कुल ठीक है, उसी को लाइक और व्यूज मिलते हैं, उसी को लाइक। और थंबनेल अगर आप उल्टा लगा दें तो व्यूज आ जाएंगे। अच्छी बात, पढ़ी लिखी बात, पढ़ा लिखा थंबनेल लगे तो गेम ओवर। फारक भाई कहते हैं ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ क्यों सुना, हम खुद बड़े सियाने हैं, भाईजान तू बड़ा सियाना। सोशल मीडिया भी आप कर रहे हैं, अपना यूट्यूब क्यों नहीं बना लेते? यार बनाया था ना यार, बंद हो गया वो हमारे चैनल की पॉलिसी नहीं है कि आप सोशल मीडिया बाहर करें खुद अपना। हाँ, मुझे रील्स की थोड़ी सी इजाज़त मिली हुई है कि रील्स बना लो चलो, लेकिन उसके अलावा मैं अपने चैनल से हट के नहीं कर सकता। आई एम नॉट अलाउड। आप भी पॉलिसी भी अमल कर रहे हैं, ज़ुहैब भट्ट पॉलिसी भी अमल कर रहा है। करना चाहिए भाईजान, जंगल में भी कानून होते हैं, ये कानून है, उसका एहतराम करना चाहिए, तभी तो बचेंगे। देखिए मेरी बात सुने, दुनिया में कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती। बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। कायनात में अल्लाह ताला की ज़ात एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट है। अब आज़ादी भी एब्सोल्यूट नहीं है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि उसको हदों से गुजरने वाले पसंद नहीं है। हदें हैं, हदें हैं। हमारी ये स्किन हमारी हद है। मेरी स्किन उतार देंगे आप तो हदें खत्म हो जाएंगी, तो बदसूरत हो जाऊंगा। बिल्कुल ठीक। हदों में रहने वाले लोग खूबसूरत भी नजर आते हैं। ठीक है, कानून बनाए जाते हैं सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए। बाज़ दफ़ा कानून आप पे तकलीफ दे गुजरते हैं, लेकिन अगर सोसाइटी ने वो कानून बनाया है तो आप उसका एहतराम करें, कानून का एहतराम करें। देखें, लॉ अबाइडिंग होने का मतलब ये है कि आप ये बता रहे हैं कि आप एक मुहज़्ज़ब आदमी हैं और आप दुनिया को भी ये ट्रेंड दे रहे हैं। देखिए मैं आज अब ट्रेंड सेटिंग की बात है ना, जो लोग 1-2 लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं आज लॉ तोड़ना शुरू कर दूं, मेरे पीछे वो भी तोड़ना शुरू। फॉलोवर्स आपकी तरह फिर रद्द अमल देंगे कि आप समझे, ज़ुहैब साहब को हम देखते हैं, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा ही है। आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये हर उस शख्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बाअसर है, जिसको लोग देखते हैं। ज़ुहैब भाई, सफ़र आपने मीडिया का 6-8 चैनल्स में किया, लाखों में तनख्वाह ले रहे हैं, 7 डिजिट या 8 डिजिट, क्या बोलूँ? काफ़ी है 7 के 8 इतनी है कि उन्होंने मुझे कहा यूट्यूब छोड़ दे, तो मैंने छोड़ दिया। अच्छा। तो लाहौर न्यूज़ से सिटी 42, फिर समा, फिर सिटी 42, आई मीन ग्रुप ऑफ सिटी 42। तो ये पैसे बढ़ाने के लिए ये आपने मूवमेंट किया सारी? सर नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें और तरह का बंदा हूँ। आई वर्क फॉर रिस्पेक्ट। मतलब मेरी ज़िंदगी में इज़्ज़त सारा कुछ है। आप मुझे इज़्ज़त दे के मेरे से मुफ्त काम करवा सकते हैं। अभी मैं आपके पॉडकास्ट में आऊँ, आपने इज़्ज़त दी है तो मैं आया। मैं पैसे मांग के नहीं आया आपसे, पैसे दो के मैं आवाँगा नहीं, आपकी मोहब्बत। मैं इज़्ज़त के लिए काम करता हूँ। आप मुझे इज़्ज़त दें, मैं चुगी में भी बैठ जाऊँगा। आप मुझे इज़्ज़त दें, मैं मुफ्त काम करूँगा आपके लिए। इज़्ज़त सबसे अहम है पैसे से। पैसा कमा ही लेता है बंदा। वो पंजाबी कहते हैं पैसा तो कंजरा कोई बड़ा, कंजरों से माजरत के साथ, लेकिन पैसा जो है उसको कमाना बड़ा ज़रूरी है, अच्छे तरीके से, इज़्ज़त के साथ। जब इज़्ज़त से कमाया हुआ पैसा होता है ना, आपको फिर आप में निडरपन आता है, आपके अंदर फिर दिलेरी आती है, क्योंकि आपको पता है कि ये पैसा जो मैंने कमाया ये ईमानदारी से कमाया, मैं किसी का काना नहीं हूँ, इसके अंदर किसी और का पैसा नहीं है, मेरा अपना है, मेहनत का किया हुआ। अल्लाह ताला की मेहरबानी से, मेरे माँ बाप की दुआओं के बाद मुझे मेरी मेहनत से मिला हुआ। ज़ुहैब भट्ट, चौधरी अकरम जो कि करता धरता रहे समा का, उससे लड़ पड़े। हाँ, लड़ पड़े। और ये जानते बूझते नाजरीन कि वो कहेंगे हाँ है तो हाँ है, दिन है तो रात है। ज़ुहैब भट्ट लड़ाका है ना, इसलिए लड़ रहा है। भाईजान ये क्या स्टोरी है, ज़रा बताएं। लड़ पड़े भाईजान, लड़ पड़े तो लड़ पड़े। अब वो खुद भी वहाँ पर नहीं है,
वो चला गया वहाँ से। लेकिन मुझे देखें, वो शख्स मेरे वाले साहब के दोस्त थे, काबिल एहतराम है, लेकिन जब आप मेरे रास्ते में रोड़े अटकाएंगे और व्हेन यू कम इन माय वे आई विल रन यू डाउन, मेरे रास्ते में नहीं आना आपने, ठीक है? अब मैं गाड़ी चल रही हो ना तेज़, उसके रास्ते में नहीं आना। तो ये साहब जो उनसे थे, इनको मौका मिला, अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त दी, अल्लाह ताला ने इनको ओहदा दिया, अल्लाह ताला ने इनको इख्तियार दिया। इन्होंने उस इख्तियार का इस्तेमाल अपने अंदर की फ़िरौनियत को फ़िरौनियत की तस्कीन के लिए शुरू कर दिया। वो मैं ए कवांगा तो हो जाएगा, मैं ए कवांगा तो हो जाएगा, मैं ए कवांगा तो हो जाएगा। मेरा शो 2 दिन चलता था सर, उसको इन्होंने 1 दिन पे किया, फिर 1 दिन से उसका रिपीट भी ख़त्म कर दिया। तो मैं एक चैनल में काम कर रहा हूँ, एक एंकर की लाइफ ही ऑन स्क्रीन होती है। बिल्कुल ठीक। वो एक कत्ल था मेरे करियर का जो उसने स्टार्ट किया। अब अलीम खान साहब से आखिरी जब मुलाकात हुई, जब मैं जाना चाह रहा था, तो अलीम खान साहब ने मुझे कहा कि तुम मत जाओ, तुम रुक जाओ, तुम्हें हम दूसरी जगह पे भी एडजस्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वहाँ मैंने कहा जी ये साहब मुझे निकालना चाहते हैं, तो आप इनसे पूछें। उन्होंने कहा नहीं, ये तुम्हारे वेल विशर हैं, तो मेरे भाई हो, तुम यहाँ रुक जाओ। फिर मैंने सोचा कि अरे मैं निकला ही हूँ, तो पीछे से उनका फ़ोन आ गया, उनके बंदे का, कि भाई सुबह टॉपिक डिस्कस करने हैं। वो मैं कहा यार ये तो मजाक हो गया ना हमारे साथ। मैं कहा बस दैट्स इनफ। हाथापाई भी हुई थी सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। मीडिया में ऐसा है कि हाथापाई या हाथापाई के करीब आप पहुँच गए थे? शायद पहुँच गया होगा, लेकिन हाथापाई नहीं हुई थी। चौधरी अकरम साहब को समा से क्यों निकाला गया? यार जो बंदा मुझे बुरा लगता है ना, जहर लगता है, उसकी मैं किसी चीज़ के बारे में सोचता भी नहीं हूँ, मतलब देखता भी नहीं हूँ। मेरी तरफ से वो उसी दिन मेरे लिए ख़त्म हो जाता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता मेरे लिए। तो मैं क्यों जानूँ उसके बारे में कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे लिए। तो मैंने उसको पुर कर दिया। अब आप जिस इदारे में हैं, जी जी, उनके जो मालिक हैं वो करता धरता मुल्क के भी हैं, तो क्या क्या मराद मिली हैं नौकरी के साथ साथ उनकी तरफ? देखिए पहली चीज़, वो मालिक नहीं है अब, वो सीट छोड़ चुके हुए हैं, अब कोई और चला रहा है। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, इसको कोई और चला रहा है। हाँ वो हमारे फाउंडर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम उनसे सीखते हैं, और वो ही हमारे लिए एक वो है। क्योंकि देखें मैं उसको क्यों देखता हूँ उस शख्स को, क्योंकि एक सहाफ़ी, एक चैनल, एक नया आइडिया स्टार्ट किया, कामयाब रहा, ठीक है, सक्सेस स्टोरी है। अब बाकी क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह किया, बड़ी सारी मिथ्स है ना, बड़ी सारी लोगों के पास कंस्पायरेसी थेरीज हैं। बिल्कुल ठीक है, ये हो गया, वो हो गया, उसने वो कर दिया, उसने ये कर दिया। लेकिन उसके बावजूद मैंने उस शख्स से सीखा है कि आप तरक्की कैसे करते हैं, आप दुनिया में नए आइडियाज़ कैसे लेके आते हैं। और मैं यही सीख रहा हूँ आज भी कि भाई नए आइडियाज़ कैसे लेके आते हैं। और दूसरी बात, यारों का यार है, मुश्किल वक्त में जो आपके काम आए वो आपका यार है। कि अगर मैं जब वहाँ परेशानी में था ना, मैंने 2 लोगों को फ़ोन किया था। वो कौन थे? मियाँ आमिर महमूद साहब मैसेज किया था, और मोहसिन नकवी साहब। दोनों का जवाब आया? दोनों का कॉल पहले आया। किसका आया? मियाँ साहब का। अच्छा, और मोहसिन साहब का मैसेज आ गया, जिंदाबाद। मियाँ साहब ने मुझे कहा कि क्या हुआ, मैं कहा जी मैं थोड़ा अपसेट हूँ। उन्होंने कहा घर वापस आ जाओ, यानी ही सेड के कम टू दुनिया, वापस आ जाओ। उसी दौरान मोहसिन साहब, मेरे फादर की इंतकाल हुआ था, उस पर अफसोस पे उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैसेज आया, उसमें मैसेज उन्होंने उसी वक्त कर दिया था कि डोंट वरी लेट मी कम बैक। वो बाहर गए हुए थे मुझसे, राइट। मैं कहा लेट मी कम बैक, डोंट वरी। वो वापस आए तो उनसे मुलाकात हुई जब, तो उन्होंने कहा कि यार तूने ऐसे ही गया था, तू गया था अपनी मर्ज़ी से, मैंने तुझे निकाला नहीं था, ये तेरा शो है, तेरा चैनल है, तेरी जगह है, किसी ने कोई तेरी जगह नहीं लेगा, तू आ जा। फिर जब उन्होंने ये कह दिया, मियाँ साहब ने भी कह दिया, मैं मियाँ साहब का, मियाँ साहब मैं यहाँ से गया था, तो मियाँ साहब इज सच ए नाइस मैन कि उन्होंने मुझे कहा जो तेरी चॉइस है, जो तू करना चाहे, अब किसी से इतना प्यार करें। मियाँ साहब मेरे घर आए थे, मेरे वाले साहब की वफातगी पे बहुत सारे लोग आए थे, तो मियाँ साहब की ये सच ए ग्रेसफुल मैन, और इतने ज़र्फ वाला आदमी है कि इतना बड़ा आदमी है, छोटी गलियों में अंदरून शहर में जब वो आए हैं, तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा कि भाई तू परेशान नहीं होना, तूने, मेरा छोटा भाई है, कोई परेशान नहीं होना। और वो आखिर तक उन्होंने कहा मेरे दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। तो ये चीज़ बहुत होती है आपको सपोर्ट देने के लिए कि यार बड़े लोग आपको ये कह रहे हैं। तो इसी असना में फिर आपने ग्रुप ऑफ सिटी वर्ल्ड ज्वाइन किया? क्योंकि मैं वहाँ से ना मेंटली हैप्पी नहीं था, राइट। मुझे मेंटली परेशानी थी। देखें ना, आपका शो 1 घंटे पे आ जाए, कहाँ मैं 3 शो करता था हफ्ते के, कहाँ मैं एक हफ्ते के 1 शो पे जाऊँ, और वो भी 1 घंटे में। और अल्लाह की कसम मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो शो प्रॉफिट में था जब मैं छोड़ के आया समा में। आई वॉज इन टॉप 3, आप उसकी रेटिंग्स निकाल लें।
पर जो लोग बात कर रहे हैं उसका क्या करें? लोग क्या बात कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे ये बात है कि जब भी कोई एंकर निकाला जाता है तो कहीं ना कहीं इदारे को नुकसान ही पहुंचा रहा तो है। उन्होंने ठीक कहते हैं ना, मैं निकाला नहीं गया था। आपने छोड़ा था? हाँ जी। ओके, या थोड़ा सा ठीक है, बिल्कुल वो ठीक है। आपकी हमने छोड़ा basically था आपकी राय आ गई। भाईजान। ये तो चैनल के लोग आपको बता देंगे कि वो शो प्रॉफिट में था। पुकार शो वाज इन प्रॉफिट, वो 5 मिलियन के प्रॉफिट में था। तो आप ऐसे शो को, और मुझे कहा गया था, मुझे फाइनेंस की तरफ से भी मेरी टीम को उन्होंने कहा था कि यार तुम तो प्रॉफिट में हो, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो। और दूसरी बात, समा पे वो ओनली आउटडोर शो था, बिल्कुल ठीक। और इलेक्शन में सबसे ज्यादा काम इसी शो ने आना था, सेट पे बैठे हुए लोगों ने नहीं आना था। बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट होना। और अब आज भी उनके पास आउटडोर की एंकर नहीं है अभी भी। आउटडोर का काम करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आपको लगता है ना कि आप माइक लेके कॉम चले जाएंगे, घुस जाएंगे लोगों में और आप शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं होता भाई। आपको कंटेंट बनाना पड़ता है, आपको कंटेंट निकालना पड़ता है, और आपको रॉ कंटेंट में से सही कंटेंट निकालना पड़ता है। ये बड़ी अहम है। अब किसी के मुंह में माइक दे दें, वो क्या हुआ, क्या हाल है, ठीक है आप, और क्या चल रहा है, वो भाई कहीं और चला जाएगा ना। आपको सवाल ऐसा पुट करना जिसमें आपको वो जवाब मिले जो आप चाहते हैं कि कंटेंट बन सकता है। ज़ुहैब भाई, सिटी 42 का पार्ट है, जियो से कॉल आ जाएंगे, इंटरव्यू पे गए थे ना आप? हाँ गया था, शो था, आपस की बात हुई थी उसके लिए, फिर तो वो फिर उन्होंने अपने रिपोर्टर से करवाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो अभी अगर नहीं, लेकिन वो सिटी 42 के दौरान नहीं हुआ था, वो अच्छा, समा के दौरान हुआ था। समा के दौरान? हाँ, वो तब मैं सिटी 42 आया नहीं था। यानी आप समा पे थे, आपको जियो से कॉल जी आई, तो आई आप जियो पे इंटरव्यू देने जी गए। गए थे। आपका पसंदीदा चैनल जियो है? यार वैसे अगर आप देखें ना, मतलब लाहौर में तो सिटी 42 है, राइट। बेहतरीन चैनल है, मेरा शहर है, मैं यहाँ पर मतलब कहते हैं ना अपने प्याले च किंग बन जाओ, बाहर किसी दे टप च वड़ के की करना है, बिल्कुल ठीक है, जिथे तुसी गुआच जाओ। तो अपने प्याले की मछली हैं हम, उसमें खुश हैं, वहाँ पर अपना काम करते हैं, हम अच्छा करते हैं। मैं राज़ी हूँ उससे, अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो, मेरे माँ बाप मुझसे राज़ी हैं, तो वो मेरे लिए एक अच्छी जगह है। जियो वाली बात जहाँ तक रही ना, जियो एक टाइम तक मुझे बहुत पसंद था, लेकिन अब आगे जियो की कुछ पॉलिसीज़ भी ऐसी हो गई हैं, जियो के हालात भी कुछ ऐसे हो गए हैं कि अब मेरा दिल नहीं करता। अब शायद मैं आज के दिन शायद ना ऐसा करूँ। अगर जियो बड़ी पुरकशिश पैसों की ऑफर करे और कराची बुलाए, नहीं, क्योंकि आप तो लाहौर के बड़े अभी पहले कह दिया नहीं। अच्छा चलें, किबला आप लाहौर नहीं छੱਡ दे यार। आप यकीन करेंगे 2 साल हो गए हैं मैं लाहौर से बाहर नहीं गया। अच्छा जी, मान सकते हैं आप, मेरे जैसा बंदा, और लाहौर सैर करने भी नहीं गया, वाह वाह वाह, मरी भी नहीं गया, लाहौर के अंदर ही है 2 साल से। मेरे डैडी जब से फौत हुए हैं, मैं निकला ही नहीं लाहौर से बाहर। लाहौर से इतना प्यार, बल्कि इश्क, ये क्यों है यार? मैं भी लाहौर से ताल्लुक़ हूँ, हमारी जो टीम है सारी ऑफ कैमरा वो भी है। आपकी मोहब्बत हर इंटरव्यू में लाहौर लाहौर, और अब तो आपको यानी जहाँ ज़ुहैब भट्ट है वहाँ लाहौर है। ये क्या चक्कर है भाई? मैं ये कहता हूँ दुनिया से, लोगों से भी कहता हूँ कि लाहौर देखना है तो मुझे देख लो। वाह वाह वाह। आई एम लाहौर। तो लाहौर मेरे खून में दौड़ता है। अंदरून शहर की गलियाँ, मैं उसमें पला बड़ा हूँ, जवान हुआ हूँ, शेरां वाले स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरी हिस्ट्री है वहाँ पे, मेरा खून है वहाँ पे, मेरे लोग हैं वहाँ पे, मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनमें से हूँ और वो मुझसे हैं। मतलब हम रिप्रेजेंट करते हैं एक दूसरे को, और इट्स अ वेरी रिच हिस्ट्री। लाहौर शहर के अंदर रिवायात हैं, लाहौर शहर के अंदर ख़ानदान हैं, लाहौर शहर के अंदर रिश्ते हैं। तो लाहौर शहर के, आप मुझे, अभी मैं लंदन जा रहा था थोड़ी देर पहले ना, अभी मैंने जाना भी है, तो मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को ना। कैसी बात है, मतलब अच्छा। अभी भी मेरे से लग रहा है कि मतलब लाहौर से दूर जा रहा हूं। लाहौर से दूर जा रहा वाह है वाह वाह वाह। कि आपको आपका शहर कशिश करता है ना, मतलब आपको वो आपके अंदर बसा हुआ है। फिर लाहौर शहर के जो 12 दरवाजे और 13वीं मोरी है, ये जो अंदरून शहर है जी, मैं आज भी हर हफ्ते की रात तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर उसकी गलियों में चलता हूँ। हमें भी अगली दफ़ा एक विजिट करवाएंगे आप फिर? चल लेंगे भाई आप के साथ चल लेंगे बस, ठीक है भाईजान। नाज़रीन ये तो एक बात, और फिर हम एक वीडियो वहाँ से भी भेजेंगे व्हाट्सअप। अच्छा, आप ना सड़कों पे प्रोग्राम करने निकल जाते हैं, हाँ। लोगों की ये राय है, मतलब सोशल मीडिया सार्फिन कहते हैं कि जो ज़ुहैब भट्ट साहब है ना, ए केड़ा भट्ट है ना, ए बड़ी तल्ख रवैये ना सवाल पूछता है। सर ये जो राय है या ये जो बात है, ये इतनी क्यों हवा पकड़ रही है?
वैसे तो अगर आप सारे मेरे क्लिप उठा के देखें तो लोग मुझे प्यार करते हुए नजर आएंगे आपको। सर मदाएं आपके सोशल मीडिया पे वैसे मेरा लाखों, मत्था चूम लेकिन देना। ये भी एक राय है। हाँ चलें, ये भी एक राय है। मैं क्या कह सकता हूँ, किसी को मैं अच्छा नहीं लगता, उनको मेरे बारे में ये राय कायम करने का मैं क्या कर सकते हैं, राय कायम करनी है कर ले। मुखालिफिन कर रहे हैं राय का। मुखालफी मुझे नहीं लगता मेरा कोई है। मुखालिफिन आपका कोई नहीं है? होंगे, मतलब मैं समझता नहीं हूँ, मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा जी। हाँ सर मुखालिफिन कोई नहीं, सोशल मीडिया मेरे लिए नहीं है। अच्छा आपके लिए नहीं? मेरे लिए नहीं, मेरे एग्जिस्ट नहीं करते। यानी कि अगर मेरा मुखालफ है या मुझे पसंद नहीं करता ना, तो मेरे लिए वो वैनिश हो जाता है, मुझे नज़र नहीं आता वो। लाहौर से प्यार की वजह, लाहौर में यानी कोई ऐसा तो नहीं कि इतनी मोहब्बत में इन्वॉल्व है? कितनी मोहब्बतें की हैं? खातून की मोहब्बत, जी जी, खातून की मोहब्बत में। खातून की मोहब्बत बड़ी टेम्परेरी और सती होती है। सर जो इस शहर से मोहब्बत है वो सती नहीं है। और कितनी खवातीन से की है? मोहब्बत क्या है, वो मोहब्बत तो नेचुरल होती है ना, वो तो फितरी है। मर्द को औरत से ही मोहब्बत होगी और किससे मोहब्बत होनी है? नहीं, कितनी औरतें? जब कितनी ज़िंदगी हो गई हमारी, गुजरते आए हैं, चलते आए हैं, गुजरते आए हैं। चीज़ें होती रही हैं। हाँ ये चलते हैं। मोहब्बत में अब मैं किसी एक को कह दूंगा तो बाकी नाराज हो जाएंगी, तो फिर जाने दो। अभी भी सोच रहे हैं नाराज करने का? तो नहीं करना चाहिए ना नाराज, फिर वो भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी मेरे लिए। अरे वाह 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 वाह। तो अभी भी यानी अभी भी एग्जिस्ट अभी करती भी है। राब्ते में है। हाँ जिंदाबाद, अभी भी जिंदाबाद। एग्जिस्ट करती है। भाईजान मोहब्बत में धोखा दिया है या मिला है? यार ये धोखा कुछ नहीं होता, सर्कमस्टांसेस होते हैं, हालात होते हैं, जिसमें आपको कई दफ़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं हालात के साथ, कई दफ़ा आप हालात के साथ मुकाबला कर जाते हैं। तो जब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं दूसरा समझता है धोखा दिया है। पर वो हालात के मुताबिक फैसला होता है। हालात के मुताबिक, मतलब ज़िंदगी इसी का नाम है ना यार। देखें ना, कोई मेरे साथ आया है ना किसी ने मेरे साथ जाना है, अपनी कब्र में मैंने खुद जाना है। ऐसा ही है। तो सामान अच्छा लेके जाऊंगा तो बचत होगी मेरी। बिल्कुल ठीक। और मैं उन लोगों में से हूँ जो फर्म बिलीवर है जजमेंट डे का, यानी कि मेरे लिए जजमेंट डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं जीता भी इसीलिए हूँ कि जजमेंट डे की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो मैं उन लोगों में से हूँ। तो मेरे लिए ये बड़ा अहम है कि कोई मुझसे नाराज़ ना हो। अगर किसी का दिल दुखाया है तो फ़ौरन माफ़ी मांग लूँ, और अगर कोई बहुत ही मेरे साथ वो रखता है तो उसके बारे में नेगेटिव सोचना, उसकी चुगली करना, उसका बुग़्ज़ रखना, उससे बेहतर ये है कि उसको वैनिश कर दें अपनी मेमोरी से, कि वो है ही नहीं, था ही नहीं, कौन है, क्या नाम था, मैं कभी मिला ही नहीं उससे। शादी से पहले कितने वादे थे शादी के? बस बता दें आज मैं बता तो हर किसी से कर लेता था जिससे मिलता था, शादी का वादा कर 4 लेता था। 5 या इससे ज़्यादा? मैं याद नहीं है मुझे। थोड़ा 5 कर लें। नहीं, शादी से पहले तो वादे, तो यार वादा तो यही होता है ना कि भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस रिश्ते को पार निभाऊं, जिंदाबाद। तोड़ लगाऊं। अब वो नहीं तोड़ लग सका, किस्मत में नहीं था, तो ठीक है, जिसकी किस्मत में हम थे वो हमें मिल गई। अभी जो आपकी निजी जिंदगी है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी नज़र में मोहब्बत क्या है? मेरी नज़र में मोहब्बत एक खुद गर्ज जज्बा है, जैसे कहते हैं सेल्फिश इमोशन, जिसमें हम उसे पसंद करते हैं जिसको हमें लगता है कि इसको हमारे पास होना चाहिए और उसकी मौजूदगी में हम खुश होंगे। खुद गर्ज जज्बा है ये। तो आपकी शादी लव मैरिज थी, अरेंज थी? बोथ। बोथ। अच्छा। और अब मतलब ज़िंदगी अच्छी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। और मेरा शरीके हाथ बहुत अच्छी है, जिंदाबाद। और वो इस सारी चीज़ों के बावजूद मुझे बर्दाश्त करती है और उनको मुझसे प्यार करती है, तो इससे उसको सलाम है। उनको आप जो मोहतरमा है, उनको ये पता है कि जो उनके हस्बैंड हैं ज़ुएब साहब, वो अभी भी अपनी पुरानी जो मोहब्बतें हैं उनसे राब्ते में हैं या नहीं पता? अब तो राब्ता क्या होता है, मतलब राब्ता ये होता है ना, नहीं फोन या अब ये नहीं होता कि फोन लेके लग ही गए हैं। मैं उस दौर में भी लगता नहीं था। अच्छा। हाँ क्या हाल है, अच्छा ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, परेशानी तो ठीक है, ओके फिर मिलते हैं। शादी के बाद भी कोई ऐसी मोहब्बत जो अभी तक याद हो कि यार अगर ऐसा हो जाता तो अच्छा हो जाता, या उनके लिए कोई शेर सुना? दुनिया बड़ी खूबसूरत है भाईजान, एक से बढ़ के एक नज़ारे पड़े हुए हैं यहाँ पे। आप इधर पहाड़ देखें खूबसूरत है, इधर देखिए साहिल कितना खूबसूरत है। चलते जाना चाहिए, क्या फ़ायदा पुरानी यादें चीज़ों को उठा के बोझ रख के आगे चलते जाएं। ठीक है, वक्त था, गुजर गया, शायद मैं ही बुरा था, शायद मेरे अंदर ही प्रॉब्लम थी जो छोड़ गई। मैं तो यही कहता हूँ वो सब बहुत अच्छी थी, मैं ही बुरा था, मेरे में कमियां थी, मेरे में कोताहियाँ थी कि जिसकी वजह से उसने हमें छोड़ दिया। और चलिए क्या, खुश रहें, अपनी ज़िंदगी में आबाद रहें, सलामत रहें, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करें, बहुत खुश रहें। हमने किसी का फ़ायदा नहीं उठाया, बस ये मुझे ज़िंदगी दिल में सुकून है कि मैंने किसी का फ़ायदा नहीं उठाया। आई स्टेड ऑनेस्ट विद एवरीवन। भाईजान, लड़की के चक्कर में आपने लॉ स्टडी को छोड़ दी थी? लड़की के चक्कर में नहीं, फौज के चक्कर में।
गलत इन्फॉर्मेशन तो है ये लड़की कहाँ से आ गई बीच में? लड़की आई या थी, मोहब्बत आई थी क्योंकि मैं नौकरी करना चाहता था लड़की की वजह से। क्योंकि जिस लड़की मुझे पसंद थी, जिसके तरफ रिश्ता गया था, उनका था कि भाई लड़का नौकरी नहीं करता। मैंने कहा यार नौकरी तो करनी पड़ेगी। उन्होंने मुझे ऑफर किया कि भाई तुम्हें घर जमाई बना लेते हैं। अब हमारे अंदर एक आकड़ भी थी, ओ भाई सानू घर जमाई या क्या था, नहीं भैया नहीं होगा, खून की नदियां बहाएंगे, हम जाएंगे मेहनत करेंगे। जिंदाबाद। तो हमने जाके फिर मेहनत नौकरी करने की कोशिश की। फिर ये हुआ कि नौकरी तो मिल गई, खातून छूट गई। फिर नौकरी के साथ हम आगे चल आज भी आपको वो खातून याद हैं? याद तो मुझे सारे ही हैं। वाह वाह वाह, अच्छा। भूला मैं किसी को नहीं, मैं भूलता नहीं हूँ, बस इग्नोर कर देता हूँ। ठीक, वक्ती तौर पे मतलब आप स्टे अवे कर देते यार हैं। देखें ना, यादें बाज दफ़ा इतनी सख्त, तल्ख और बोझल हो जाती हैं, वजनी हो जाती हैं कि आप उनके साथ चल नहीं पाते। फिर आपको वो टोकरी फेंकनी पड़ती है ताकि आप अच्छी तरह चल सकें। वैसे ज़ुएब भट्ट को लोग जानते हैं जी, प्रोग्राम कर रहे हैं और सख्ती और बाज़ारों में चौक चौराहों में लोगों को पकड़ रहे हैं। ये पकड़ता नहीं, नहीं मतलब पकड़ता नहीं, जरा पूछगछ होती है चीज़ों की, निशानदेही करते हैं। हुजूर, लाहौर में जो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, आप उनकी हुकूमत, उनकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं? यार पिछले वाले के कंपैरिजन में तो मुतमईन नहीं है। पिछले वाले ने तो बड़ा ही दुख दिया था। शहबाज नवाज, मरियम नवाज, इनकी हुकूमत में ये होता है कि जब तकलीफ की शिकायत की जाए तो कम से कम कान धरते हैं, कम से कम सुनवाई हो जाती है। हाँ, कान धरते हैं। बुजदार साहब की हुकूमत में तो क्या, तो लगा रहा पुत्र, साढ़े शो बंद कराने चला गया सी। वो शो बंद कराने के पीछे चल पड़े थे कि शो बंद करो। इनके शो के पीछे भी उनके पीए तो नहीं थे? किन, कौन से वाले? शहबाज साहब, बुज़दार साहब, गिल साहब, बुज़दार साहब के पीए, गिल साहब, शहबाज गिल साहब, हाँ वही थे। वो तो हमें देखते ही एक शादी पे उनकी मेरी मुलाकात हुई, अलीम खान साहब के पीछे खड़े थे, तो मैं उनसे मुलाकात की तो मेरे से थोड़ी सी बात करके वो दौड़ गए और ऐसे गोल नहीं खिलौना। वो ऐसे शख्स थे। लेकिन अल्लाह ताला ने खुश रखे, जहाँ भी हैं अब आपके सामने ही हैं जिन हालात में हैं। भाईजान पूरे लाहौर का नक्शा बदल दिया है मरियम नवाज साहिबा ने। अच्छा, एनक्रोचमेंट वाले मामले में बहुत अच्छा किया, तजावुज़ात में। वेरी नाइस सर, 4 दफ़ा वो जगह बिकी होती हैं सर, लोगों ने पैसे दिए हैं, आप कह रहे हैं वेरी नाइस। सर सवाल का जवाब ले लें अब, यही आपको बताना। एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, 4 दफ़ा बिक गई है, 5 दफ़ा बिक गई है, जिसने खरीदी है उसने जुल्म किया, अपने साथ भी, इस मुल्क के साथ भी उसने जुल्म किया। सरकारी ज़मीन खरीद के, सारी सरकारी ज़मीन कौन खरीद सकता है यार मेरे भाई? सर जिसने ट्रांसफ़र कराई है, मुझे भाईजान ट्रांसफ़र कर, आपको सबको पता होता है भाईजान, मेरी बात सुने, ये जो छुन्ने काके मुन्ने बन जाते हैं ना कि मैनू पता नहीं सी जी कितनी ज़मीन है, सब पता होता है। दरून शहर के अंदर हर किसी को हर ज़मीन का पता है। मुझे पता है कितने प्लाजे ऐसे हैं सारे इलीगल है, मैं गिनती पे गिनवा सकता हूँ आपको, इलीगल 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 5-5 10 जगह बिक जाए। और जिन्होंने खरीदे हैं उनको नहीं पता होगा इलीगल है, क्यों खरीदते हैं? और भाईजान मुंह मांगी कीमत पे खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा, जो दुकानें गिर रही हैं ना, खरबों रुपए की दुकानें हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि झुग्गियां गिरा रहे हैं? अरबों रुपए का प्रॉपर्टी है वहां पे, अरबों रुपए का काम होता है, क्यों खरीदी? सवाल बेसिक ये है, क्यों खरीदा? यार मैं आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मुझे बताएं, प्रॉपर्टी का इन्वेस्टिगेट नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। पूछते नहीं? किसी को घर ले जाओ, पूछते नहीं यार जगह कितने की है, जगह खरीदने ठीक है? और यार मेरे जैसे बंदे को गलियों मोहल्ले में फिरता है, उसको पता है इलीगल इलीगल इलीगल, ये भी सारा जो 2 नंबर है, ये प्लाजा औकाफ की ज़मीन पे है, ये मुस्लिम औकाफ की ज़मीन पे है, ये मतरूका की ज़मीन पे है, ये ज़मीन किसी की है, सबको पता होता है यार। आप फिर भी करोड़ों रुपया दे रहे होते हैं किसी को, आप मना कर दें। डॉक्यूमेंटेशन कौन करता है भाईजान? वो बात की बात है, पहले खरीदार तो आ गया ना, खरीदार ने पूछा ही नहीं मार्केट आके। सर एक लम्हे के लिए सोच लें कि खरीदार ने कोई बिल्कुल छोटी सी दुकान खरीदी, हम प्लाजों पे नहीं जाते, हाँ। उसकी जो छोटी दुकान का रोला ही नहीं है, जो अभी गिर रही है और जो ऑपरेशन हो रहा है, छोटी दुकान का रोला नहीं है। उन्होंने बड़ी बड़ी प्लाजे भी गिरा दी। छोटी दुकान का रोला नहीं होता, छोटी दुकान वाला एडजस्ट कर लेता है कहीं और। ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है और ये इन्वेस्टमेंट रुक नहीं सकती। मेरा इसमें मौक़िफ़ ये है कि भाई आप एक छोटी सी ये खरीदने जाए ना, ये गिलास भी और सब नसब चेक करते हैं, केडी कंपनी है, कंपनी सही है और अच्छा कंपनी है, सही आ रही है, काफ़ी अरसे दी आ रही है। और यार तुमने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है तो पूछ ही नहीं रहा लीगल है इलीगल है। अब इसके बाद कान होंगे इनको, कैसी पूछिए? फिर क्या करते हैं, दुकान है ये ताड़ी मरले दी, अंदरून शहर में इस तरह है, मरले की दुकान है, उत्तो 3 मरले दी हो गई है,
वो गलियों पे भी नहीं कंस्ट्रक्शन, भाई गलियों पे नहीं, वो इधर से आपने बता किया फुट 1.5 फुट 2 फुट 3 फुट और नीचे कील सा बन जाता है, पिन बिल्कुल बन जाती ठीक है, बिल्कुल ठीक है, है। ऐसा नीचे से है। वो मरले की दुकान है, ऊपर 3 मरले की हो गई, ऊपर भी बिक गई। मतलब खरीदने वाले ने ये सोचा ही नहीं और कि मैं 3-3 क्या हाथ कर बिक गई सर जी। और मैं वही तो कह रहा हूँ आपका कस्टमर को अब मेरे ख्याल से जो खरीदार हैं, जो ये इसके इस मार्केट के खरीदार हैं किसी भी जगह पे, वो कम से कम ये पूछेंगे कि भाई इसके कागज दिखाओ, इसकी चीजें दिखाओ। वो कहेगा जी इसने बेचा, उसने वो नहीं नहीं नहीं, ये जगह 2 नंबर बोली जा रही है, इसके पीछे चेक करो कि ये कहाँ 2 नंबर बोली जा रही है। जब आप खरीदना छोड़ देंगे, ये इलीगल जमीन पे कब्जा करना छोड़ देंगे। तो यानी आप इस मरीन नवाज के जो इकदाम है उसको आप यार support भी- ये तो बुजदार ने भी किया था, तो मैं उसके हक में था। अच्छा। एक इंक्रोचमेंट ऑपरेशन होने चाहिए यार, चलने की जगह नहीं है, ब- चलने की जगह नहीं है भाई आपके बाजार, और आप पब्लिक प्रॉपर्टी को रोक के बैठे हुए हैं। आप पब्लिक प्रॉपर्टी पे बिजनेस कर रहे हैं, हाउ डेयर यू, क्यों कर रहे हैं पब्लिक प्रॉपर्टी पे बिजनेस? ये मुल्क की जगह है, ये लोगों की जगह है जिसपे उनका चलने का हक है, तुम उस पर बिजनेस क्यों कर रहे हो? हमें तो नहीं मिलता कि हम जाके उसमें जिना बाग में दुकान डाल लूँ मैं, मतलब ठीक है फिर इस तरह तो मुझे जिना बाग में या मीनार पाकिस्तान के नीचे मैं भी अपनी दुकान डाल लेता हूँ, भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने काम करना है। ये क्या बात हुई? वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो पब्लिक की चीज़ है, उसको नहीं कर सकते तुम ऐसे। खरीदो, कहीं और जाओ, कुछ और काम करो। तो ये सारे ने एक जगह ते वड़ना, जाओ कितने और जाए काम कर लो। वो जिथे सारे कड़मास पा देंगे ने, हर कोई बंदे ने उत्थे ही वड़ना। वो मार्केट सानू पैरों च बहा दो, सानू उत्थे लांदे। ओ जा यार तू बाहर जाए काम कर, उन्हों का भी दिमाग खराब करना तू। तो फिर हमारा प्रॉब्लम यह है कि असं कितने लच्छा विकता देखते ना, सारे लच्छा खाना टुर पैंने हैं, तो लच्छे वाले का फिर अमीर हो जाता। लच्छे वाले तो समझ नहीं आती कि हुण मेरे नाल होया की। लच्छे वाला समझदा कि ओहो मैं तो पता नहीं की वेची जा रहे हैं। वो सारे ने लच्छा खाना, सारे जा यार तू जाके चौल खा ला यार, तू भी लच्छे ते मगर ही टुर पे है। ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲਾਓ ਉੱਥੇ ਲੱਗ हाँ ਜਾਓ। जिन्हें लाया गली उधर टुर चली। भाईजान मरात पंजाब गवर्नमेंट से ली है कोई या नहीं या कितनी ली हैं, चलिए ये बता दीजिए। यार भाईजान अगर मैं मराद लेता पंजाब गवर्नमेंट से तो मैं पंजाब गवर्नमेंट को कभी इतना रोलता। मरातें रहने वाले हैं, साफ़ी हैं, मैं जानता हूँ, मुझे पता है किस किस को मरात मिली हुई है, किस किस को क्या क्या मिला हुआ है। लेकिन जब हमने वो ले ली तो हमें पता, दुनिया को पता चल जाएगा हमारा। हम गली पे फिरते हैं ना, सड़क पे फिरते हैं, नज़र आ जाते हैं। आज भी दफ्तर की गाड़ी, अपनी ज़ाती गाड़ी, अपने नाम पे ही कोई नहीं है। मेरे नाम का शनाख्ती कार्ड मारे हैं कहीं पे, सिवाय 2 बंदूकों के कुछ भी मेरे नाम पे नहीं है। अंदाज़ा करें, ऐसा बंदा हूँ। घर जिसमें रहता हूँ मेरे वालिद साहब का है, ठीक है। गाड़ी जो चलाता हूँ मेरे दफ्तर की है। अब बताएं पीछे मेरा क्या है? तो मीडिया एडवाइजरी किस चक्कर में मिली है? ये मीडिया एडवाइजरी नहीं है, ये कमेटी है जो नोटिफाइड भी नहीं है। अच्छा, मज़े की बात चलें आपके शो में बता के जा रहा हूँ, ये नोटिफाइड भी नहीं है कमेटी। हम इसके अंदर एक क्या कहते हैं ना, वो है एग्जामिनरी कमेटी बनाई गई है, जिसमें मैं कामरान लशारी साहब के फ़ोन पे गया हूँ कि यार बसंत पे बात कर रहे हैं, तू बड़ी बात करता है, ज़रा आके डिस्कस करो। बस, नो, नथिंग इज़ नोटिफाइड। सरकार की तरफ से कुछ भी नोटिफाइड नहीं है। अब बताएं, अब भाईजान हमें आता है जवाब देना। 2026 में फिर बसंत आ रही है, सेफ बसंत। अल्लाह करे सेफ हो जाए। अभी तो हमें तो यही नज़र आ रहा है कि बादशाह सलामत को ये पसंद है बसंत, तो वो मूड में है कि इसको ठीक करो। बादशाह सलामत का मूड चेंज हो गया तो बसंत चेंज हो जाएगी। सर एक लम्हे के लिए सोचें, बस उनका मूड चेंज नहीं होता। हाँ, यहाँ तो फिर जो है वो गर्दनें कटेंगी, लाशें गिरेंगी लाहौर में। ये इसीलिए तो बंद की गई थी सर, तकरीबन 10 साल हो गए, बल्कि 10 नहीं 14-15 साल हो गए, 20 साल के करीब, 20 साल कमो पेश हो करीब चुके होने हैं। वाला। हाँ, और प्रॉब्लम ये है, अब आप देखें कि लाहौर का एक इवेंट है, या ये दूसरे सूबों में तो मनाया चल रहा जाता है, है, हमारे यहाँ बंद है। हमारे यहाँ बंद है। लाशें गिरेंगी, ये होगा। बाज़ दफ़ा ना कई लोग लाशों पे सरवाइव करते हैं। कई चैनल्स, कई यूट्यूबर्स, कई ऐसे सहाफ़ी हैं जो नेगेटिविटी को फैला के प्रमोट होते हैं, मशहूर होते हैं। फ़लाँ ने रेप कर दिया, ज़्यादती हो गई, ये हो गया, फ़लाँ वो कर गया, ये कर गया, वो कर गया। ये जो नेगेटिविटी है ना सोसाइटी के अंदर, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। अब आपने बीज बो दिया ना उसका मनफी सोच का, तो वो मनफी सोच ने आपके अंदर ऐसी सराहियत करनी है कि हर जगह आपको यही नज़र आना है। अब उसमें एक मस्बत बात ये है कि शहर को उसका इवेंट वापस दो। इंसानी मुआशरा है ये, इसको एंटरटेनमेंट चाहिए, ये इंसान की जबिल्लत में है। खेलों के मैदान बंद हो गए हैं,
स्कूल्स वाले भी अब कोई एक्टिविटी नहीं करते, स्कूल की टीमें आनी बंद हो गई हैं। हम कभी टीम होती थी ना क्रिकेट की स्कूल की, वो टीमें आनी बंद हो गई हैं। जो खेल के मैदान थे जहां हम क्रिकेट खेला करते थे, वहाँ इलीगल प्लाजे बन चुके हुए हैं। वहाँ पर आपने जिम्नेजियम के वो जिम क्या कहते हैं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के नाम पे कंक्रीट की इमारतें खड़ी कर दी हैं जिनमें 2.5 लाख मेंबरशिप रख दी है। हम नहीं जा पा रहे, हम कहीं खेल नहीं खेल पा रहे, तो हमने एट द एंड ऑफ द डे यूट्यूब ही देखनी है, बिल्कुल ठीक फिर है, वीपीएन ला के साइटा भी देखनी है। तो अल्लाह का वास्ता है, मोबाइल हमारे हाथ से छुड़ाएं, हमें ग्राउंड्स दें, हमें एंटरटेनमेंट दें, हमें इवेंट दें। मुझे लगता है लाहौर में आखिरी कॉन्सर्ट कब सुना था आप? लाहौर तो कराची में आए नहीं, मैं लाहौर ही हूँ, लेकिन कॉन्सर्ट सुना ही नहीं सर, पता ही नहीं। मैंने एक बीमारी आ गई होश है। में मैं कॉन्सर्ट सुन चुका हूँ। अली अजमत का कॉन्सर्ट होता था, आपदा परवीन का कॉन्सर्ट होता था, राहत का कॉन्सर्ट होता था। राहत के कॉन्सर्ट पे तबाही मची होती थी, बिल्कुल ऐसा यानी कि लड़के जंगले फलांग फलांग के जा रहे होते थे, मोबाइल का कोई चक्कर ही नहीं था, खड़े होते थे नीचे। फिर उस दौर में बैंड आए, ये आया नूरी बैंड आया, ये ईपी बैंड आया, ये बैंड आए, ये सारे बैंड, बोल आया, आतिफ आया। तो ये सारे बैंड जो जब आए तो ये भाई हमारे लिए तो ये ऐसे था एंटरटेनमेंट कि भाई यही सारा कुछ है। ज़ुहैब भाई, अमीर बलाच, आप उनको दावा करते हैं कि वो आपके बड़े करीबी दोस्त हैं। दावा नहीं भाई, मेरा दोस्त था। दोस्ती का कैसे दावा होता है? दोस्त था, सारी दुनिया को पता है दोस्त। सर उनका जो कत्ल है वो हो चुका है, और नाहक कत्ल हो चुका है। उनको इंसाफ दिलाने के लिए क्या कोशिश आपने की है? आप एक नाम है, आपकी आवाज़ सुनी जाती है। देखिए भाईजान, वो एक फैमिली एक वो था, एनिमोसिटी थी उसके अंदर, उनका एक दुश्मनदारी थी और उनकी फैमिली से चली आ रही थी। वो उसका शिकार हो गया। वो बड़ा धीमा लड़का था और वो मासूम आदमी था। मैं यही कहता हूँ बच्चा था वो इसकी भेंट चढ़ा और उसको इग्नाइट करने वाला वो शख्स था जो पुलिस हिरासत में जो इसका इनकाउंटर हुआ। वो उसका दोस्त बना हुआ था, लेकिन वो दोस्त था कि नहीं था वो अल्लाह आलम। लेकिन जो बाई कहानी आई, जो इन्वेस्टिगेशन में आई, वो बड़ी बुरी थी, बड़ी दर्दनाक थी। दोस्ती से हमारा बहुत सारे लोगों का धचका लगा जो दोस्ती पे बड़ा यकीन रखते थे। उन सबको ऐसा लगा कि हम अपनी बात किसी से कर नहीं सकते, क्योंकि देखें दुश्मन का पता होता है ना कि ये मेरा दुश्मन है। आपको पता होता है कि ये इससे मुझे खतरा है। आप कभी भी उसको अपनी सॉफ्टर साइड नहीं देते, बिल्कुल ठीक है। कभी भी उसके पास ऑफ गार्ड नहीं जाते, उसके सामने ऑफ गार्ड नहीं जाते आप अपने दुश्मन के, ठीक है। लेकिन जब आपका दोस्त होता है ना, तो उसके सामने आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, आप उसकी तरफ अपनी पीठ भी कर देते हैं। ऐसा ही है। अब वो पीठ में छुरा घोंप दे तो फिर वो कैसा दोस्त हुआ? जुल्म ये हुआ कि दोस्ती यारी के अंदर वो शख्स चला गया। बड़ा अच्छा बच्चा था, मेरे से तो छोटा था, छोटे भाइयों की तरह था वो। उसके अंदर उस बेचारे का नाहक कत्ल हुआ। छोटे छोटे बच्चे थे उसकी उसने ज़िंदगी देखनी थी। मैं तो अभी भी यही कहता हूँ कि बच्चा था, छोटा मासूम आदमी था, बच्चा था। उसने अब शायद उसको पता भी नहीं होगा कि ये क्या कर रहा है, क्या चीज़ों की तरफ जा रहा है, किस तरह हो रहा है। लेकिन वो फिर भी मुझे ऐसा लगता था, पढ़ा लिखा नौजवान था, बड़ा मुस्बत सोच रखता था और बेहतरीन इंसान था और बेहतरीन भाई था, बेहतरीन बाप था। मैंने जितना उसको मैं जानता हूँ, मैंने उसको छोटे होते से देखा हुआ ना, तो मैं उसको और तरह से देखता था, छोटे भाइयों की तरह लेता था। अब जहाँ तक रहा इंसाफ दिलाने का, ये बात ये कानून ने करना है। और अब तक मैं ये इस बात पर राज़ी हूँ कि कानून सही रास्ता ले रहा है। मैं बड़ा लॉ अबाइडिंग आदमी हूँ। कानून सही रास्ता ले रहा है। कानून ने अब तक जो इन्वेस्टिगेशन की है ठीक की है और वो सही अपना रास्ता ले रहा है। एहसन शाह का इनकाउंटर वो फेक रास्ता सही लिया है कानून ने यार। वो तो इनकाउंटर अब उन्होंने जो लिखा है, मैं तो वही मैंने आंखों से देखा तो नहीं है कि उन्होंने क्या किया, किस तरह किया, क्या उसके अंदर हुआ। कुछ जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि जी ये इस पे सवाल करते हैं तो जवाब नहीं देते पुलिस वाले या जो इदारे हैं। पुलिस वालों उनको जर्नलिस्ट को करना चाहिए। देखो मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट। मुझे पता है कि जो मैं ज़ुबान से बोलूँगा मुझे उसका पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और स्पेशली ऐसे केस के अंदर जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो मैं बड़ा सोच समझ के वो बात करूँगा जो मुझे पता है, जो जिस पे मुझे यकीन है कि ये ऐसे हुई है। तो जो कानून रास्ता ले रहा है, कानून चल रहा है, जिसके ऊपर जिस तरह जिस सिमत में कानून जा रहा है। इमरान किश्वर साहब DIG थे इन्वेस्टिगेशन, उनकी सरबराही में जो जिस तरह केस आगे चला है, और आफ्ताब हुलरवान साहब थे SP थे, मैं उनके साथ बड़ा क्लोजली इन टच रहा हूँ। फिर एक शहजाद रफ़ीक अवान साहब थे, वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, मैं उनके साथ भी इन टच रहा हूँ। तो वो चीज़ें मुझे पता है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक हो रही है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन सही रास्ते पर। ज़ुहैब भाई, पिछले दिनों आपने एक इवेंट करवाया है जिसमें नसीम विक्की साहब आए, अज़मा बुखारी साहबा आई, और जो स्टेज अदाकार हैं और आर्टिस्ट हैं वो सारे आए। जी आए। वो कैसे पॉसिबल हो गया था सबको एक स्टेज पे इकट्ठा करना? किसने करवाया? अल्लाह ताला की मेहरबानी है।
अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि अज़मा बुखारी साहबा से मैं बात कर रहा था, बल्कि ऑफ मुझे मेरी उनसे ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन मैंने फ़ोन किया उनको बसंत पे बात करने के लिए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ज़ुएब वो हम ना थिएटर वालों में फंसे हुए। मैं कहा तो थिएटर वाला शो करते हैं ना, तो आप अगर आप हौसला दिखाएं तो हम आपको स्टेज पे बिठा देंगे महफिल थिएटर में, अगर आप हौसला दिखाएं। यहाँ पर वो ठीक थी, वो खातून यहाँ पर ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टेज पे वल्गर तो हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, और वल्गर ठीक तो कर दिया। हाँ, उसका तरीका गलत था, तरीकाकार गलत आ गया, और उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और माजरत की है शो के अंदर। बिल्कुल आपके शो में माजरत की है उन्होंने कि हाँ मेरा तरीका गलत था, मैं उसके लिए माजरत, किसी की दिल आज़ारी हुई तो माजरत करती हूँ। ये बड़ी अच्छी चीज़ थी, बहुत अच्छी, मुझे ये बड़ा पसंद आई बात। और ये इसीलिए हमने शामी साहब को भी बिठाया, ताकि शामी साहब बहैसियत एक सीनियर सिटीज़न, एक सीनियर जर्नलिस्ट, उसको हमें बताएं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। हमने मेघा जी को बिठाया, हमने थिएटर की तरफ से नसीम विकी साहब को बिठाया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वहाँ पर बहुत सारे लोग बाद में भी आए, फिर उसमें हमारे रिपोर्टर्स थे, जैन मदनी हुसैनी साहब हैं, उन्होंने सारी कम्युनिटी को इकट्ठा किया। बिल्कुल ऐसा ही हम गेस्ट को ले आए, उन्होंने कम्युनिटी सारी इकट्ठी की, तो ये एक मिलजुल के एक टीम वर्क की तरह हमने सारा काम किया। वैसे आपके भी ताल्लुकात ये आर्टिस्ट इन लोगों से काफ़ी अच्छे हैं, ऐसा हाँ, ऐसा है ना? हमें सबसे अच्छे हैं, जिंदाबाद, आज के बाद आपसे भी अच्छे हो। जिंदाबाद। सर 2024 में वोट किसको डाला था इलेक्शन में? जी सर। हाँ, मैं दुनिया से ये सवाल पूछता हूँ, आज खुद आपने मुझसे सवाल पूछ लिया। 2018 में मैंने पीटीआई को वोट डाला था सर। मेरा दोस्त था मलक ज़मान नसीब, वो खड़ा हुआ था, ठीक है, वहाँ से उसको वोट डाला था 2000, क्योंकि वो हमारे इलाके का था, इसलिए वो पीटीआई से खड़ा था, तो उसको वोट डाला। मेरे वोट डालने की साइंस अलग है, मैं उसको वोट डालता हूँ जो मुझे पता होता है कि मेरे इलाके से है, या मेरे करीब है, या अप्रोचेबल है, या वहीं से है। उसने मैं खंबा पॉलिसी पे वोट नहीं डालता। ठीक है, मुझे ये नहीं है कि लीडर के पीछे है कि अब फिर दूसरी बार हमारा कंटेस्टेंट था हमजा शहबाज और आलिया हमजा, उससे मैंने हमजा शहबाज को वोट डाला था। और अंदरून शहर से है ना ये? अंदरून शहर से। ये एनए 118 बनता था, तो इसमें हमजा शहबाज को वोट डाला था। इमरान खान जेल में है, ठीक जेल में है? यार आपको बात बताऊं, कहते हैं जिन्होंने खादियां गाजरा टेढ़ों ना दे पीड़। तो खान साहब वाज अ किंग, खान साहब वाज अ किंग, यू नो हिम, ऐसे ही वाज अ किंग। वो आते थे जाते थे। मुझे तो एक दफ़ा गवर्नर हाउस में एक वो थी इवेंट था, तकरीब मुझे याद है, मैं चला गया, उन्होंने बुलाया, खान साहब आए हुए हैं आप आ जाएं, तो उन्होंने कहा तलाशी लेंगे आपकी। मैं कहा तलाशी ले लें। तलाशी ली तो उन्होंने मोबाइल कहा था ये मोबाइल छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं कहा ये मोबाइल छोड़ के जाना पड़ेगा, सहाफ़ी कैमरे के बगैर तो सहाफ़ी नहीं है, मैं रिपोर्ट करूँगा, कुछ बताऊँगा। फिर जिस महफिल में मोबाइल लेते हैं मैं उस महफिल में फिर कोशिश करता हूँ कि वहाँ से निकल ही जाऊँ, ना जाऊँ। तो खान साहब तो भाई, खान साहब को तो आप दूर से देख लेते तो बड़ी बात थी। फिर उसके बाद बुजदार नहीं सांभे जा रहा सी, मतलब वो तो करप्शन ऐसे थी। मैं आपको करप्शन का एक किस्सा सुना देता हूँ उस दौर की, कि नाम नहीं मैं लूँगा क्योंकि वो नाम जो से मैंने किसी से सुना है, तो मैं वो बात जो सी है उसमें, क्योंकि जिससे सुना है वो उसमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसने कहा कि हम एक रिश्वत देनी थी कि काम करवाना था, तो वो लेके चले गए बैग में रखा 15 करोड़ रुपया, और चले गए बुजदार साहब की किसी बंदे के पास, कोई इसी तरह उसी दौरे हुकूमत में था। तो उसने कहा कि उनको था कि ये काम बड़ा वो है, प्रॉपर्टी के काम था, तो ये होगा बड़ा महंगा होगा। तो वहाँ जाके गए तो जो साहब बैठे तो उन्होंने कहा देखो भाई काम थोड़ा मैं कर देंगे, 2 करोड़ तो 1 रुपया घट नहीं लाँगा। अच्छा, तो वो 15 करोड़ लैके गया। अब अंदाजा लगाएं कि इस कदर करप्शन थी, और ऐसे लोग करप्शन कर रहे थे जिनको पता ही नहीं था कि रेट की है वो ये लोग। वो भाईजान उसमें तो 5-5 ਲੱਖ रुपया नहीं छड़िया लोगों ने, 5-5 ਲੱਖ रुपया नहीं छड़िया। करोड़ तो इंज डिगते सी, साल दस्ते एयर चेयरमैनशिप ले ला, साल दस्ते वो ले ला, पैसे आ रहे हैं। और ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है, पैसे आ रहे हैं पैसे। किसी को कहा टीवी पे कहा, शोर मचाया कि यार ये गलत हो रहा है, ये करप्शन हो रही है, यहाँ पर ये हो रहा है, वो कोई कान ही नहीं सुनता। फिर उसके बाद नहीं खान साहब ने सुना ना, फिर खान साहब ने उसके बाद यूट्यूबर सारे बुला लिए, बनी गाला। उन्होंने कहा ये जो चले जाते हैं माइक लेके, और वो हमारे बारे में कहा जी, था, बिल्कुल कहा ये जो पूछते हैं कहाँ है नया पाकिस्तान, वो हमारे बारे में कहा था ना जी, बिल्कुल ऐसे ही। वो दूसरों के दुखी हो गए थे। उससे पहले मैं खान साहब का ब्लू वाइट बॉय था ना, मतलब वो याद नहीं आपको 120 में जब नवाज शरीफ कंटेस्ट कर रहा था, तो हमने 120 की हर गली दिखा छोड़ी। बिल्कुल ठीक। एने 120 की भाईजान जलील हो गया, नवाज शरीफ कभी यहाँ घुसा ही नहीं,
तो पीटीआई वाले उठाते थे, वो आपको वायरल कर रहे हैं, वो आपके पीछे चल रहे हैं, आपको सलाम कर रहे हैं, ओ ये बंदा सही जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं नवाज शरीफ के खिलाफ था। वो आपको वो सलाम में ठुक रही हैं आप, ओ वाह जी वाह, वाह जी वाह। भाई उसके बाद मैं उस वक्त हक पे था और अब हक पे नहीं हूँ। मैं उस वक्त भी हक पे था, मैं अब भी हक पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस वक्त भी बताया करप्शन हो रही है, मैंने अब भी बताया करप्शन हो रही है। और इमरान खान के दौर में, यार भाईजान क्या बात कर रहे हैं आप। इमरान खान के दौर में हमने जब आखिरी दौर में इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मेरे जितने भी शोज़ हैं जो रोड पे हुए हैं सारे उठा के देख रहे हैं, हर पब्लिक के हर आम आदमी ने बदुआएं दी हैं। उन्होंने कहा कड्डो एनू लाओ, एनू लाओ। असल में हम सिंपैथाइज, हमारे अंदर ना वो बड़ी है, सिंपैथी बड़ी है। वो बंदे ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਰ ਗਈ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਢਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ वोट पा दो। हम ये तरस खा के वोट देते हैं। हम हमारे यहाँ पे हमारा ट्रेंड ये है कि हम नफरत में वोट देते हैं। आप किसी से पूछें इसको वोट क्यों डालना है, ओए वो बड़ा चोर है, और तू चोरी करते देखिया ना, ओए वो बड़ा चोर है, गंदा आदमी, ਉਹਨੂੰ नहीं वोट पाना, ਇਹਨੂੰ वोट पाना। क्यों? ਇਹਦੀ अच्छी गल दस, नहीं यार वो बड़ा चवल है, ਉਹ ਇਹਦੀ अच्छी तो दस दे, ਇਹ अच्छा ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਹੈ, नहीं वो भैड़ा है, ਉਹ ਭੈੜਾ ਹੈ ਬਸ, ਉਹ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ नहीं ਕਰਨਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਭੈੜ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, दबा के भैड़ बताएंगे। हमारी आदत है, हम दबा के भैड़ बताते हैं, है भैड़ा है, भैड़ा है, भैड़। कोई अच्छी गल दसी यार, अच्छी तो यार पता नहीं कोई होएगी यार, अच्छी का नहीं पता, हाँ भैड़ दे पते ने। तो हमारे जो लीडर हैं, सियासतदान है, वो भी भैड़ ही बेचते हैं। उन्हें सानू ऐ नहीं दसिया कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ना ना। उसने बताया वो एडा भैड़ा, वो इन्ना भैड़ा, वो इन्ना भैड़ा, वो इन्ना भैड़ा, मैं थोड़ा घट भैड़ा, मैनू वोट पा दो। भैड़ पसंद लोग ने, इन्होंने भैड़ पसंद ने, तो भैड़ ही पसंद कराओ फिर उनको। ठीक है भाई, वो भी भैड़ा, वो भी भैड़ा, सारे भैड़। इलेक्शन के लिए तैयार हैं आप? कौन से इलेक्शन के लिए? इलेक्शन होने वाले हैं। कौन से इलेक्शन? क्या इलेक्शन अभी नहीं होने वाले? आपको किसने कहा? हालात तो वाकयात की तरतीब किस तरफ चल रही है? देखें, अभी तो सांस का ही नहीं पता अगले लेना है कि नहीं लेना, अनप्रडिक्टेबल है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर सरकार का प्रेडिक्टेबल हो कि आप ये श्योर कह सके कि 5 साल चलेगी, मेरे ख्याल से नहीं कह सकता, मैं भी नहीं कह सकता। मुझे नहीं पता, कल चेंज हो जाए, कल पासा पलट जाए, कल कुछ और हो जाए। ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? ये मुल्क है यार, इसका पहिया चलने दो, मुझे डिसाइड करने दो कौन गलत है। ठीक है, मुझे माने कौम को डिसाइड करने दो कौन गलत है। आप डिसाइड ना करें तो कौन गलत है। हाँ, बड़ा अहम सवाल पूछा आपने। ये जो डिसाइड करते हैं ना, वो आपको भी पता है, मुझे ही पता है। आप चाहते हैं कि मैं नाम लेके आपको भी अंदर करवाऊँ और ख़ुद भी अंदर हो जाऊँ, ये चाहते हैं आप नहीं चाहते, मुझे लगता है पॉडकास्ट करना। नहीं सर, आवाम चाहती है। हाँ, आवाम को पता है, वो बड़ी सियानी है, तेरे मेरे को बहुत ही सियानी है, उन्हें सब पता है। बल्कि मेरा भी दसते होंगे कि जो जेडे वेखते होंगे ना, वो भी बनाते होंगे, वो बट है झूठ कह रही, बट है गलत कह रही, अपने वालों ही है। जो अपने में सोच लिया दिमाग में सच, वो सच। जो दुनिया में हो रहा है वो सच ही नहीं, झूठ। तू किया तो झूठ, मैं किया तो सच। और जियो मेरे लाल है। जोए भाई, आखिरी सवाल पूछो। एजेंडे पर कब काम किया था आखिरी दफा? यार एजेंडा तो मुल्क को कौम की तरक्की है, ये एजेंडा तो होना चाहिए। इसके अलावा किसी एजेंडे पे काम किया? यार एजेंडा शख्स की फरमाइश पे। देखिए मेरी बात सुने, मैं ना दोबारा ये अब शुरू में भी बात की थी, मैं आखिर में भी ये बात करता हूँ। जब मैं दिल से राज़ी नहीं ना, मैं बोल ही नहीं सकता। अगर आपको मेरी आवाज़ में गरज नज़र आ रही है ना, तो समझें कि मैं दिल से बोल रहा हूँ। और दिल से इंसान तभी बोलता है जब वो अपने मजबूत हक के एजेंडे पे होता है। और जो लोग कमज़ोर आवाज़ से बोलते हैं, उनकी आवाज़ में कमज़ोरी, चेहरे पे हल्की सी नदामत नज़र आती है। वो नज़र आता है कि झूठ बोल रहे हैं। और फिर कई तो अब आजकल तो कई ऐसे भी आ गए हैं जिनको अब चैनल ने तो निकाल दिया है, लेकिन वो इस तरले से झूठ बोलते हैं, इस कुव्वत से झूठ बोलते हैं कि मुझे भी शक पड़ना शुरू हो गया कि हले सच ना बोलता है, लेकिन झूठ बोलते हैं, प्रूव्ड झूठ बोलते हैं, आंखों के सामने हैं, झूठ बोलते हैं और दबा के बोलते हैं। फिर वो पता क्या होता है, फिर अब एक तुमने रेडी लगाई है अमरूदों की, तुमने या शरबत की रेडी लगा ली है, उसमें तुम स्क्रीन डाल के बेच रहे हो, ठीक है, और तुम्हारी स्क्रीन बिक रही है, दुनिया खा रही है। अचानक तुम्हारा ज़मीर जागता है, वो तुम्हें कहता है कि यार तू दुनिया को जहर खुआ रहे हैं, लेकिन तू कहना यार दुनिया खाते रही है ना, पैसे ते आ रहे हैं, खुआई जाओ, अपनी मर्जी ना खा रहे हैं। तो यही कर रहे हैं ये यूट्यूबर्स भी और ये सहाफ़ी भी, सो कॉल्ड, ये आपको मंजन बेच रहे हैं, दबा के मंजन बेच रहे हैं। मैं आपसे दोबारा ये कहता हूँ, जज अल्लाह ताला की ज़ात है और उसके बाद ये कौम है जिसने हमें जज करना है यहाँ बैठ के, ठीक है, उसी को जज करने दें।
आप क्यों जज करते हैं, आप क्यों अपना वैसे ही आप जस्टिस बन जाते हैं, वजह क्या? बिल्कुल ठीक। लोगों को जज करने दें, लोगों को डिसाइड करने दें। और दूसरी सबसे अहम बात, सज़ा और जज़ा के लिए कानून है, मुल्क है, उसी को करने दें। और दूसरी सज़ा और जज़ा के लिए अल्लाह ताला की ज़ात है, जो हर इंसान ने अपनी देना है हिसाब उसी को करने दें। खुद ना करना शुरू कर दिया करें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये था आज का हमारा एक तफसीली गुफ्तगू ज़ुहैब भाई के साथ। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।